देश में आम चुनाव चल रहे हैं। पहले दौर में 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई और जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें उधमपुर भी जम्मू कश्मीर की सीट है, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। 2014 में जीते, 2019 में प्रचंड जीत रही और 2024 में आप वहां से हैट्रिक बनाने की तैयारी में हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज और अभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर जी। सर, ये 370 के हटने के बाद पहला आम चुनाव है जम्मू कश्मीर में और इस बार राज्य के भीतर नए मतदाता भी आए हैं। आपकी जो 2 दफ़ा की जीत रही है उसमें उन लोगों की भूमिका नहीं रही जिन लोगों की भूमिका अब होगी। आपको कितना भरोसा है कि आपकी जीत पिछली बार से कहीं बड़े मार्जिन के साथ इस बार हो सकती है? हाँ, राणा यशवंत जी, जो बात आपने कही 370 को लेकर के, उसी से बात जुड़ती हुई मैं आपके सामने रखूँगा कि वो वर्ग या वो तबके जो शायद उस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके, मेन स्ट्रीमिंग में का हिस्सा नहीं बन सके मुख्य धारा के पहले, वो लोग केवल चुनाव की दृष्टि के साथ मोदी जी के साथ नहीं जुड़े हुए, बल्कि उनका दिल जुड़ा हुआ एक श्रद्धा की भावना के साथ। उदाहरण के तौर पर एक यहाँ छोटा सा वर्ग था वाल्मीकि, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी पीएचडी कर देता है तो फिर भी उसके ऊपर ये मजबूरन ये लाजिम था कि वो वही पेशा इख्तियार करे जो उसके बाप दादा किया करते थे। वो किसी दूसरे पद की ना कामना कर सकता था, ना आकांक्षा रख सकता था। आज 370 चले जाने के बाद उसको लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो बच्चा भी, उसके माँ बाप भी ये स्वप्न देख सकते हैं कि बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ सकता है। इसी प्रकार पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी 60-70 वर्ष तक उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा गया, जबकि उन्हीं के वर्ग के 2 महानुभाव देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी। और आज के ज़माने में जहाँ कुछ एक वर्ष अगर आप विदेश में किसी देश चले जाए तो वहाँ पे भी नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। अभी तो आपके सामने प्रत्यक्ष मिसाल है, ऋषि सोनक जी इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे अपने ही देश के भीतर इस प्रकार का न्याय हो रहा था और ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी पार्टी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति का पालन करते हुए, वोट की राजनीति का पालन करते हुए चाहते ही नहीं थे कि इसमें बदलाव आए। यानी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लंघन था, संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन था। उसकी भरपाई, उस कुटाई को ठीक करने का काम मोदी जी के आने के बाद 370 हटाया। ये लोग जो जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, 370 को लेकर के इस बार आपकी पार्टी ने पूरे देश में अपने कैंपेन में इसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री बीजेपी 370 पार कहते हैं, इशारा इस बात का है कि 370 हटा करके हमने एक क्रांतिकारी काम किया है। आपने भी कहा कि वैसे लोग जो पाकिस्तान से आए इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, मनमोहन सिंह और गुजराल साहब, लेकिन जो जम्मू कश्मीर गए थे वो 35A के तहत वहाँ नागरिक की हैसियत में नहीं थे। आपने वो सब कुछ उनको दे दिया है। अगर 370 एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है तो 370 की भूमिका इस बार के चुनाव में कितनी और कहाँ तक? नहीं, बड़ी हद तक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी निर्णय था जो कांग्रेस का छोड़ा हुआ अधूरा काम था। वास्तव में तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया था कि 370 एक आर्जी अस्थाई व्यवस्था है, अस्थाई अनुच्छेद है और संविधान में लिख भी दिया गया कि टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन उसको नहीं हटा सके क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते गए और वो वंशवाद की एक राजनीति ने धीरे धीरे पनपना शुरू कर दिया, दादा फिर बेटा फिर बेटी, उस प्रकार से वो एक स्वार्थ उसके आगे पीछे जम गया। वो उन्हीं का अधूरा काम मोदी जी ने किया। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो बहुत बड़ी बात हुई है वो है विकास की। और जम्मू कश्मीर में भी आज चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारी तरफ से विकास का है, और विकास भी संतुलित विकास, बिना क्षेत्रीय भेदभाव के, बिना राजनीतिक तुष्टीकरण के। अक्सर जम्मू कश्मीर से दशकों से ये शिकायत रहा करती थी कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है, जो राशि आती है, जो साधन आते हैं, वो उनका संतुलित वितरण नहीं किया जाता। एक क्षेत्र को कम मिलता, दूसरे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस प्रकार का कहीं भी कोई असंतुलित वितरण हुआ है। आज जम्मू के संभाग में आईआईटी भी है, एम्स भी है, आईआईएम भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है। मेरे स्वयं एक जो चुनावी क्षेत्र है वो अक्सर वंचित रहा, क्योंकि वो आरंभिक समय से प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ का गढ़ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहीं पर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का आह्वान करते हुए गिरफ्तारी दी थी मेरे ही क्षेत्र में, और वही उनका आखिरी जीवन यात्रा थी। उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हो गया कारागार में। तो इस क्षेत्र को इसलिए भी अधिक प्राथमिकता नहीं मिलती थी कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा कि उनको लगता था कि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। आज इस क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, तीन केंद्रीय सहयोग से मेडिकल कॉलेज बने हैं, दो पासपोर्ट ऑफिस बने हैं, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं बनी हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जिसका उल्लेख G20 में आया इसी क्षेत्र में है। एशिया का सबसे रोड का टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, इसी पहला इंडस्ट्रियल बाइट। तो कहने का तात्पर्य कि जो गुजरे जमाने की कोताहियाँ थी वो भी पूरा करने का काम इन्हीं 10 वर्षों में हुआ, और इसीलिए ये ऐसा विकास जिसने कहीं भेदभाव नहीं किया। मोदी जी की जितनी स्कीमें थी, चाहे वो टॉयलेट्स को लेकर के, चाहे पक्के मकान को बना के, चाहे उज्ज्वला के सिलेंडर देने को, ये नहीं पूछा गया घर मुसलमान का है हिंदू का, ये भी नहीं पूछा गया कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर का, ये भी नहीं पूछा गया वोट पिछली बार किसको दिया था, ये भी नहीं कहा गया अगली बार किसको देना है। जहाँ ज़रूरत है कलेक्टर ने उसकी फरिश्तें बनाई, सूचियाँ बनाई, उनको दिया गया। इस बात ने लोगों के मनों को जीता है। कई ऐसी बस्तियाँ, ऐसी कॉलोनी जिन्होंने शायद गत वर्षों में कभी बीजेपी जनसंघ को वोट ना दिया हो, जब वो देखते हैं कि हमारे घरों को भी उसी प्रकार के लाभ मिला है तो उनका भी हृदय परिवर्तन होने लगा है। आप सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास के नाम पर ही अपना परचम लहराया कि मेरी सरकार ने विकास की को वो रफ्तार दी जो पिछली सरकारों ने नहीं दी। बेहतरी हमने बहुत अच्छी की, हमने देश का नाम दुनिया में रोशन किया। लेकिन चुनाव जब आ गए हैं तो आप देखिए कि ये सारे मसले जो बीजेपी की कामयाबी का हिस्सा हुआ करते हैं ये दरकिनार हैं। अब वो मंगलसूत्र, मुस्लिम संपत्ति का बंटवारा, चीज़ें यहाँ आ गई हैं। मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो ये ऐसा क्यों है? नहीं, वो इसलिए है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, और उनकी शैली का ये हिस्सा बन चुका था कि समाज को तकसीम करके, उसको विभाजित करके वोट बैंक की राजनीति करनी। गत 50-60 वर्षों का आप इतिहास देखिए कि ऐसा समय भी गुजरा है कि जब एक जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने एक प्रदेश में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ किया, दूसरे प्रदेश में मुसलमान को हिंदू के खिलाफ किया। और आज भी ये जो बातें चल रही हैं, चाहे वो वेल्थ टैक्स को लेकर के, चाहे ये सैम पिट्रोडा जी के फ़लसफ़े को लेकर के, ये भी कहीं ना कहीं इनमें तुष्टीकरण की बो आती है। मोदी जी ने उस कल्चर को समाप्त करने का एक बड़ा ईमानदाराना प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, बारी बारी से मैं आता हूं। मुसलमान और जात पात से उठ करके, चूंकि 3 मसले हैं, एक मसला जो है वो मुस्लिम लीग की तरह मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। दूसरा मसला ये है कि हम संपत्ति का बंटवारा लोगों के बीच में करेंगे, और तीसरा सैम पित्रोदा जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रही हैं कि हमने कहीं नहीं कहा है कि हम सर्वे करा करके और संपत्ति जो सबकी है वो मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के हवाले से ये कहा गया कि संपत्ति जो है उन लोगों को दे दी जाएगी जो संख्या में ज़्यादा, जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, तो मंगलसूत्र तक आपका दे दिया जाएगा। इसको एक चुनावी तुर्रा ही माना जा रहा है। यह कहीं से कांग्रेस स्वीकार नहीं करे कि हमने ऐसा कहीं कुछ कहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा उसके बाद कुछ उसमें जोड़ने का ना कोई औचित्य है ना आवश्यकता है, वो अपने में पर्याप्त है। भले ही उन्होंने किसी वर्ग विशेष का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा बड़ा स्पष्ट है। हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि तुष्टीकरण किस वर्ग का करने का प्रयास हो रहा है, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही आने वाले समय के लिए, समाज के लिए कोई सेहतमंद इशारा नहीं है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को, राष्ट्र को आगाह करने की कोशिश की है, मुझे लगता है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और अब कांग्रेस को ये लगा है कि वो चूँकि अपनी ही चतुराई में पकड़े गए, तो इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़े से बैकफुट पर भी आ गए, कुछ अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत में खोट है।
और वही खोट जो जिसने उनके वशवाद को बनाए रखा 50-60 साल। लेकिन पहली बार प्रजा लोकतंत्र का भाव क्या है, जमहूरियत का असल उसका जज्बा क्या है, भाव क्या है, उसका एहसास मोदी जी ने करवाया है। और यही कारण है कि मोदी जी के नाम से सारा देश एक डोर में जुड़ जाता है, चाहे उत्तर हो कि दक्षिण हो कि पूर्व हो कि पश्चिम हो कि पूर्वोत्तर हो। और ये आम आदमी समझता है कि जब मोदी जी मुझे कोई बात समझा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई विश्वसनीयता है, कहीं ना कहीं मेरा भला है और मेरे लिए कहीं ना कहीं चेतावनी भी है। कांग्रेस की बात मैं एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने ये कहा कि हम सर्वे कराएंगे वेल्थ का, और जिन लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 22 लोगों को दिए हैं उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बाकी 90% को देंगे। दूसरी बात, मनमोहन सिंह का बयान जो 2006 का था, जहां तक प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो मनमोहन सिंह के बयान और राहुल गांधी के बयान, इन दोनों को जोड़ करके कांग्रेस के इंटेंट को प्रधानमंत्री या बीजेपी देश के सामने रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दोनों बातें गलत तरीके से रखी जा रही हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अब उनके पास देश को और राष्ट्र को देने के लिए उत्तर कोई नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस ने कहा है ये प्रजातंत्र मूल्यों की भी खिलाफ वर्जी है, प्रजातंत्र के भाव का, प्रजातंत्र के फैब्रिक को भी ये उल्लंघन करता है, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारी तहजीब के जो हमारी विरासत के मूल्य हैं उनका भी उल्लंघन करता है। हमारा एक बड़ा सुदृढ़ फैमिली सिस्टम है, एक हमारा एक परंपरा है, ये उसकी भी वायलेशन करता है। और जो इनके गुरु हैं सैम पेट्रोडा, वो भी उसी परिप्रेक्ष्य से आए हैं, और जो उन्होंने कहा है मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति। मैं सर, सैम पेट्रोदा ने भी सफाई दी और कांग्रेस ने भी। जयराम रमेश ने उनका निजी बयान माना है कि उनकी निजी राय है, पार्टी का से कोई लेना देना नहीं है। और सैम पेट्रोदा कह रहे हैं कि हमने एक सवाल के जवाब में जो अमेरिका में कानून है उसका जिक्र किया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसको हिंदुस्तान में लागू किया जाए। अब ये तो अभी कह रहे हैं वो, जब आप जैसे जब मीडिया के हाथों भी पकड़े गए, लोगों के हाथों पकड़े गए, लेकिन अब उनको बताइए, पूछा जाए कि अमेरिका के कानून का यहाँ जिक्र करने की आवश्यकता क्या लगी उन्हें, वो भी ऐसे समय, संवेदनशील समय जब चुनाव में देश चुनाव से गुजर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव खिलवाड़ करते रहे, लेकिन अब वो समय जाता रहा। मोदी जी के नेतृत्व में देश जागरूक हो गया, राष्ट्र जागरूक हो गया, और सरकार भी बहुत सतर्क है। ये जो, जैसे मैंने उस दिन कहा था अंग्रेजी में कि सम ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर प्लेइंग द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट द वोटर हैज़ मूव्ड ऑन। ये पिछली गुजरे ज़माने के गुजरे इलेक्शंस की चतुराइयाँ अब काम नहीं आएंगी कि जिस तरह से ये लफ्ज़ों के जाल में लोगों को बांध कर और को उलझा करके कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने इनके लफ्ज़ों के जाल को तहस नहस कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब ये अपने आप को डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन जनता समझती है कि इनके पीछे की भावना क्या, मंशा क्या है, नीयत क्या है। डॉक्टर साहब, मुझे ख्याल आ रहा है कि 2019 के चुनाव थे और चुनाव से पहले भी सैम पेट्रोदा के 2 बयान आए थे। एक बयान था कि कितने मारे आतंकवादी सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक में, उस पर भी बीजेपी ने उस इलेक्शन कैंपेन को बड़ा मुद्दा बना दिया, उनके बयान को। और एक बयान शायद उन्होंने ये दिया था कि 1984 में जो हुआ सो हुआ, 5 साल में आपने क्या किया। तो ये चुनाव के ऐन पहले सैम पेट्रोदा के इस तरह के जो विवादास्पद बयान आते हैं, ये तो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा खासा हो जाता है मुद्दा, विशेषकर जब ये तो सारी दुनिया जानती है और कांग्रेस पार्टी स्वयं भी कहती है कि वो उनके राजगुरु हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी के राजगुरु कुछ कहते हैं तो निश्चय ही कांग्रेस पार्टी भी उसी का पालन कर रही होगी, अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो जो भी सफाई दे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इशारा कर रहे हैं, सैम पेट्रोदा राहुल गांधी के मेंटोर के तौर पर माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। राजीव गांधी के वो सलाहकार रहे बतौर प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जब देश में काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह के वो सलाहकार रहे। और कांग्रेस के जो विदेश अफेयर है, बाहर जो कांग्रेस काम करते संगठन के तौर पर, उसके अगुवा हैं, वो अध्यक्ष हैं उसके। और इसलिए डॉक्टर साहब बार बार राहुल गांधी और सैम पेट्रोदा को जोड़ रहे हैं कि पारिवारिक मामला है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ इन चुनाव में कि बार बार बीजेपी कह रही कि ये पार्टी जो कांग्रेस है ये सिर्फ तुष्टिकरण ही करती रही है,
एक समुदाय विशेष का भला करने के नाम पर जो बहुसंख्यक है उसके अधिकारों का हनन करती रही है, उसको मारती रही है, ये कैसे है? नहीं, मैं तो ये करूँगा, मैं तो बल्कि इसमें ये बात भी जोड़ दूँ कि जहाँ एक और ये एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करती रही, वहाँ दूसरी ओर इन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत धारणाएं समाज में फैलाने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जब मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी दी गई और पहली बार मैं वहाँ पहुँचा आज से 9-10 वर्ष पूर्व, तो वहाँ पर अजीबोगरीब भारतीय जनता के पार्टी के बारे में बातें फैलाई गई थी कि साहब ये आए हैं, ये आपकी दिनचर्या बदल देंगे, ये आपके खान पान को बदल देंगे, आपके पूजा पाठ के तौर तरीके को बदल देंगे, जो हमने ना कभी सुना, ना कभी गुमान किया, ना सोचा। लेकिन चूँकि हमें कभी मौका नहीं था मिला हुआ सत्ता में रहने का, और इन पार्टियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र रचा और ऐसे इस तरह के धारणाएं और इस तरह के गलतफहमियाँ समाज में पैदा की। अब जब 10 वर्ष बीत जाने के बाद लोगों को समझ आया कि जिस प्रकार का न्याय पसंद निज़ाम मोदी जी के नेतृत्व में उनको मैसर हुआ है, ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो जिस वर्ग विशेष का ये तुष्टीकरण करते रहे हैं, उस वर्ग विशेष को भी लाभ उतना ही पहुंचा है मोदी जी की जनहित स्कीमों का जितना कि बाकी किसी वर्ग को। एक बात डॉक्टर साहब जी आप कह रहे हैं, हालांकि बीजेपी का हर नेता कहता है, एक बड़ी सच्चाई भी है, मैंने भी बहुत सारे सर्वेस किए, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं मोदी सरकार की, उनका बड़ा फ़ायदा मुस्लिम समुदाय को मिला। लेकिन क्या कारण है कि मुस्लिम समुदाय उस तरीके से बीजेपी से नहीं जुड़ पाता है जिस तरीके से वो बाकी दूसरे दलों के साथ जुड़ जाता है? या यह भी होता है कि बीजेपी आ जाएगी, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, यही डर काफ़ी होता है उस समुदाय को दूसरे दलों के साथ जोड़ने के लिए? ये ऐसा है कि ये जो इस तरह का धारणा, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी को चूँकि 50-60 साल मिल गए सत्ता में रहने के, और उन्होंने ये फैलाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये धारणा बदल रही है। आप ठीक कहते हैं, ऐसी की बस्तियों की बस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने शायद माजी में या आज गत 30-40 वर्ष पहले कभी जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया हो, लेकिन जब वो देखते हैं कि सारे के सारे कच्चे मकान पक्के में परिवर्तित हो गए, तो उनमें भी हृदय परिवर्तन आने लगा है, उनका ज़मीर भी उनको सवाल करने लगा है। तो धीरे धीरे इस तरह की सोच आने लगी है, क्योंकि सच और झूठ के बीच में हमेशा सच का पक्ष मजबूत रहता है थोड़ा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आप जिस प्रदेश में हैं वहाँ जो इंडिया अलायंस है, 2 दल साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी अलग है, बीजेपी अलग है। एक नैरेटिव चल रहा है, एक चर्चा है, वो ये है कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि इन दोनों के खिलाफ लड़ करके अपने अपने फ़ायदे निकाल लेने। नहीं, ये तो दरअसल ये नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्योंकि उनका समझौता नहीं हो पाया अनंतनाग राजौरी की सीट पर, क्योंकि अनंतनाग से हमेशा पीडीपी की मुखिया चुनाव लड़ा करती थी, तो उन्हें लगता था कि मेरी दावेदारी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने उम्मीदवार थे, और उस परिस्थिति को दूसरे ढंग से डिवेट करने के लिए ये कहा जा रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमारा पीडीपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दुनिया सारी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर ही बिना किसी इंडिया अलायंस के साथ कोई संबंध रखे हुए अपने चुनावी अभियान में है। थैंक यू सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, आप, मेरी शुभकामना है कि आप हैट्रिक लगाएं और उधमपुर से फिर जीत करके आप संसद में पहुंचे। आप जैसे नेताओं की देश को बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए, बात करने के लिए। धन्यवाद आनंद यशवंत जी, धन्यवाद।